कि सर 20,000 रुपये जो आज उन्होंने लिखा है तो वो कौन सा तिलिस्म होगा या कौन सा जादू होगा कि उसके अंदर बाद के 5 साल के बाद ऐड हो जाएंगे। 5 साल के बाद अडवाणी जी का जो पर्चा भरेंगे हम और आप यहाँ बैठेंगे। इस मुद्दे पर मैं आज कहूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि कम से कम अडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर ये मतलब 0 या 0 बढ़े जाएंगे, ऐसी बात करना मैं ठीक नहीं। मतलब 20,000 से ज्यादा ये मुद्दे का जवाब आज देने का मतलब नहीं है। 5 साल के बाद अगर आप रहे और मैं भी रहा राजनीति, पर्सनल इन्होंने दिया था आपको भी थोड़ा सा वही जवाब दिया, खुलासा कर दो। एक खुलासा जवाब दिया। ये फॉर्म ऐसा है ना, ये फॉर्म ऐसा मैंने पढ़ा है। ये फॉर्म ऐसा है ना, उसमें जो सवाल पूछे उसका ही जवाब देने का। उसमें लिखा पे तुम्हारी मिल्कत कितने की, तो आज मार्केट वैल्यू की बोलता है, परचेज वैल्यू नहीं बोलता है। मार्केट वैल्यू बोले तो कितने की, तो मार्केट वैल्यू बोलना पड़ता है। मार्केट वैल्यू जंत्री के हिसाब से, जंत्री सरकार ने भी ज्यादा कर दी है, उसके मुताबिक उसने बोल दिया किस जिसका भी हो है। और फिर उसको सेकंड पेज तक हाँ भी किस तो इतनी थी तो लिख सकता है रीजन, बट देयर इज नो कॉलम फॉर रीजन, therefore we are considering in a different way. अश्विन भाई, I would like to just discuss कि अभी आप यहाँ अडवाणी जी की बात कर रहे हैं तो आई एग्री विथ हिम, बट यहाँ आप मनमोहन सिंह जी की बात करिए। अगर मनमोहन सिंह आदमी ऐसा है कि आज उसकी तो ऐसी प्रतिभा है कि उसको वर्ल्ड बैंक आज भी उसकी जो पहले के जो उनका जो जॉब करते रहे उनको पैसा मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ हिज कैलिबर एंड बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी। आप ये समझ लीजिए, अगर उसकी संपत्ति में कुछ भी बढ़ावा भी आया तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन एंड बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, बिकॉज ही हैज बीन अ पर्सन ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टेचर। नहीं, उनकी प्रॉपर्टी आज अगर 2 करोड़ है, वो 2 करोड़ क्या है कि 3 फ्लैट वो एक गांधीनगर में एमपी की वजह से मिलता है, दिल्ली में मिलता है। कैश उनके पास 20,000 है और यू कैन नॉट कीप मोर देन 20,000 कैश। और उसमें भी क्या है, अगर मेरे पास पैसे है, आपके पास पैसे है, तो आप उसका इन्वेस्टमेंट करोगे। अभी इन्वेस्टमेंट उस पर किया होगा और एप्रिसिएट वैल्यू होती है। नहीं तो आप अडवाणी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि 40 साल में अगर अगर जो आदमी ने पैसा बनाना होता तो कितना बना दे होते। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं किया। ये जो है ये मुद्दा ही गलत है कि उसके पास 20,000 रुपया, ये मुद्दा अलग है। एक ही दुख और एक वेदना है कि नेता इतना जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। एक आम आदमी अगर वो दूसरा बिजनेस चाहे लाख हीरे बेचता है तो भी इतना जल्दी अमीर नहीं बनता। नहीं, वो नेता ही नहीं है। जो अमीर बनता है वो होता है, नेता नहीं, वो अमीर है, वो नेता ही नहीं होता है। મારું અશ્વિનભાઈ એક મારું સૂચન શું છે કે આપણી જે ચર્ચા છે એનાથી થોડા દૂર જઈ રહ્યા છે। મારું એક મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે રાજકારણ ને રાજનીતિ આ જે વ્યક્તિઓ અંદર અત્યારે ઉતરી રહેલા છે એ લોકો કને રાજનીતિનો કોઈ સિદ્ધાંતિક પરફોર્મા નથી। એ ફાવે તેમ ચાલે, એ જયારે ક્રોસ બોર્ડર કરે તો એ નીતિ થઈ જાય, જયારે બોર્ડરની આ બાજુ આવે તો પાછી આ નીતિ થઈ જાય। એટલે મારું એક ચોક્કસ માનવું છે અને અનુભવેલું છે કે રાજકારણમાં આવનાર વ્યક્તિને પોલિસી અને પ્રિન્સિપલનો ડિફરન્સ ખબર નથી હોતો। એ પોલિસી કોને કહેવાય અને પ્રિન્સિપલ કોને કહેવાય। એ પોલિસીને પ્રિન્સિપલ બનાવે અને પ્રિન્સિપલને પોલિસી બનાવે। પોલિસી બદલી શકાય, પ્રિન્સિપલ એ પહાડ જેવા અચળ હોય, એને બદલાય નહીં। આ રાજકારણમાં કોઈ પણ હોય, એ વેપાર હોય કે સેવા હોય, એમાં ખાદ આવે એટલે મૂર્ખ છે એવું ચોક્કસ સાબિત થાય। આ રાજકારણીઓ જો વ્યવસાય કરતા હોય કે સેવા કરતા હોય, આજે મંદિરોની પણ સેવા થતી હોય છે, તેમાં પણ જે પણ સંત મુનિ હોય એ ખાદ નથી કરતો। આ તો એનાથી પણ મૂર્ખ કક્ષાના છે કે નથી સેવા કરતા, નથી વેપાર કરતા, પણ લૂંટાવી રહ્યા છે। અને એને લીધે જ આજે રાજ્યની પરિસ્થિતિનું પરિણામ આવ્યું છે કે રાજનીતિ નહીં, એનું જિમ્મેદાર કોણ? એની જિમ્મેદાર આ પ્રજા છે કે આ લોકો જે રાજકારણમાં आपको बुलाया है हमने। भाषण के स्टाइल में भाषण नहीं, મારું એક જ કહેવું છે કે આ રાજકારણમાં નહીં, હું એટલા માટે કે આ વેદના છે ને વ્યથા છે। આ લોકો જે રીતે કોઈ 66 કેવીની લાઈન ઉપર લંગર નાખીને ઘેર લાઈટ કરે ને એવી ટેકનિક ઓધે છે અને પછી એ ચોરી ના કહેવાય, એ પ્રિન્સિપલ થઈ જાય અને એ બકે પોલિસી। એટલે આ રાજકારણમાં મેં આ જોયું છે કે જે વધી ગયું છે કે ઘટી ગયું છે, ઠીક છે વધી ગયું છે, ઘટી ગયું છે તો નદીના પૂર જેવું છે, ભાઈ અમાસ આવી ગયું જટું રહ્યું ને પૂનમ આવ્યું તો પૂર આવી ગયું। પૈસા લેવાને પણ મારું મારું એમ કહું છે કે તમે પોલિસી અને પ્રિન્સિપલ કહો કે રાજકારણના પોલિસી શું ને પ્રિન્સિપલ શું। તમે ચૂંટણી થાય છે, યુનિયનની ચૂંટણી થાય છે આજે, ઇટ હેઝ બીકમ કરપ્શન ગ્રાઉન્ડ ફોર ધ કેન્ડિડેટ્સ। તમે એને કરો છો, યુનિયનનું ઇલેક્શન થાય છે, કેન્ડિડેટ કેટલો ખર્ચો કરે છે એની પર તમે કોઈ
आप मेरे को यूनिवर्सिटी में मैं શું એ કર્યું बिकॉज दे आर ऑल एजुकेटेड न छતાં યુનિવર્સિટી હેઝ बिकम करप्शन ग्राउंड दे बिकम करप्ट વોટ ઇઝ ધ રીઝન તો શિક્ષણ માટે તો આજની ગુજરાત સરકાર મુખ્ય જવાબદાર છે કારણ કે શિક્ષણને વેપાર તરીકે ખરી ફાઇનાન્સ દુકાનો दो बात मुझे कहनी है। एक तो मैं आपको रोक के थोड़ा कहना चाहूंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि आपका जब मामला आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें हम जो जनता जनार्दन है वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो वोट देती है। मोस्टली मेरा अनुभव ये है कि बीपीएल के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा घोषणा पत्र भी बनाते हैं। आम आदमी के लिए तो घोषणा पत्र भी नहीं बनता, उनके लिए चावल का भी व्यवस्था होता है। अब सवाल आपने जब इनके सामने रखा है कि जब इन्होंने वापस आप सवाल किया आपका तो वहां एजुकेशन से भरपूर सरोवर है, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहां तो आप कर सकते थे। इस पे आप पूरा डायवर्ट कर रहे हैं मामले को। दोबारा आऊंगा मैं आपके पास, आप बताइए सर। રાજનીતિ આપણે જે શરૂઆત કરી હતી એવી છે કે કદાચ આપણામાં એક કહેવત સરસ છે કે સેવા કરે અને મેવા મળે, એટલે રાષ્ટ્ર સેવા કરે તો મેવા ખાય, બરાબર છે એમ આપણે જૂનથી ચાલે આયા। પણ સાહેબે જે કઈ કીધું છેલ્લી લીટી એવી ખરી કે એવો પ્રિન્સિપલ કે પોલિસી શીખવાડો કે બધા ફોર્મ ભરીને કંઈક આવા રાતારાત 5 વર્ષમાં સરસ મજાના કરોડપતિ થઈ જાય। एक तो हम राजनीति में जो आदमी है उसको अपने समाज से अलग क्यों गिनते हैं? मैं हूं तो इनमें से ही हूं। शायद आज मैं राजनीति में हूं, कल शायद मैं राजनीति में नहीं हूं, कल आपकी तरह यहाँ बैठा हो सकता हूं। आप सुनिए तो सही यार, आप सुनिए तो। नहीं, आपका आक्रोश की इज्जत हम कदर करते हैं भैया। जो जिस बात आप कर सकते वो भी मैं भी कर सकता हूँ। हम क्या अलग पैदा होते हैं क्या? राजनीति में आने वाले व्यक्ति क्या ऊपर प्लीज मिल सकता हूँ। अरे बिल्कुल सुनिए आप मुझे, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। जी। हमारा काम तो ये है कि धैर्य से आप लोगों को सुनना, आपकी गलत बात हो या सही हो। गलत है तो मुझे मैं बोलूंगा आपको ये गलत है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ किसी पार्टी का। मगर मेरी बात यह है कि राजनीति में आने वाले जो कार्यकर्ता है उसकी संपत्ति का ब्यौरा उसको देना पड़ता है और देना ही चाहिए। मगर राजनीति में कुछ अच्छा भी होता है उसका भी हम सब ध्यान रखें। चलो मेरा कहना इतना है कि इन्होंने बताया सेवा करे ए मेवा खाए, मेवा खाए तही સુધી મને પ્રોબ્લેમ નથી, પણ મેવા આખી દુકાન मेवा भी नहीं खाना चाहिए, मेवा नहीं खाना चाहिए। वो आदमी अगर अपना समय देता है, एक कॉर्पोरेटर समय देता है तो उसको ऑनरेरियम मिलता है, उसको मानक वेतन बोलते हैं, उसको ऑनरेरियम मिलता है। માણસ મોટો બની જાય છે, જ્યારે માણસ મોટો બની જાય છે એના હાથમાં પોર્ટફોલિયો આવી જાય છે, એ કોઈ મિનિસ્ટર બની જાય છે, કોમન મેન માટે એને ટચ કરવો પણ મુશ્કેલ બને છે। એને એટલી બધી ફેસિલિટીઝ મળે છે, એને કમાન્ડોઝ મળે છે, આ મળે છે, તે મળે છે, બીજા બધા જ જાતના મીન્સ એમને ખર્ચા ગવર્મેન્ટની ઉપર આવે છે, બરાબર છે, જે આખી જનતા બધી ભોગવે છે। તમે ભોગવો છો, હું પણ ભોગવું છું, બધા જ ભોગવે છે, વી આર ટેક્સ પેયર, બરાબર છે। તો તે વખતે જે એ લોકોની સંપત્તિ છે, चर संपत्ति છે કે अचर संपत्ति છે, जो भी संपत्ति है उनकी, जिस टाइम पे आपने नॉमिनेशन दिया, हम मुद्दे पे ही हमेशा बात करेंगे, मुद्दे से बाहर नहीं निकलेंगे। व्यवसाय या सेवा, ठीक है, उस टाइम पे जो नॉमिनेशन बढ़ता है वो जो भी संपत्ति डिक्लेयर करता है उसके 5 साल के बाद भी चलो एक्सीडेंटल, मैं तो बोलता हूँ कि चलो उसका एप्रिसिएशन होता है, तो मैं बोलता हूँ 10 टाइम्स एप्रिसिएशन होता है, ठीक है, लेकिन उसका कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन तो करे, कम एग्जीक्यूटिव पावर क्या कर रहा है? एक्सीडेंट बहुत गंभीर होता है। आईएएस बॉडी है, जो आईएएस बॉडी है, सही बात है।